दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश नेट जेआरएफ की नई प्रस्तुति क्वेश्चन से कंसेप्ट तक। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में क्या होगा कि क्वेश्चन से हम कहाँ पहुँचेंगे, कॉन्सेप्ट पे पहुँचेंगे और वहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यह नई पहल मैं लेके आया हूँ चंद्रशेखर। तो मैं हूं चंद्रशेखर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। ये हमारी जोश की टीम है, ठीक है, जोश नेट जेआरएफ की। ये हैं मोहिनी मैम जो कि कहानी से सीरीज पढ़ा रही हैं, और ये हैं श्रवण सर जो कि पेपर फर्स्ट को बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, और ये हैं हमारी गायत्री मैम जो कि PQY सीरीज़ को लेके आ रही हैं और उसके माध्यम से ये बहुत सारी चीज़ों कवर कर रही हैं। और ये हूँ मैं, मुझे तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन सभी पर भी जो भी अच्छा लगे आपको वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट से क्वेश्चन तक, क्वेश्चन से कंसेप्ट तक चलेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, ठीक है। यह 2023 में पूछा गया नेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले आप देख लीजिए। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। आज ही मैंने लिपि को पढ़ाया हुआ है, आप पीछे जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, अब तक आप देख चुके होंगे। यदि क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने सुबह ही इस पे बहुत बृहद चर्चा की थी कि ब्राह्मी लिपि आती है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बाद चौथी 5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि बनती है। गुप्त लिपि से 2 लिपि बनती हैं। ठीक है, एक कुटिक लिपि, ठीक है, जिसको मात्रिक भी बोलते हैं, और वहाँ के बाद देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो इसमें कौन सही है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिक लिपि। कुटिक लिपि कहाँ आती है? कुटिक लिपि का विकास होता है 7वीं 8वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद देवनागरी 9वीं शताब्दी में। देवनागरी कुटिक लिपि से 2 असल में निकलती हैं, एक शारदा लिपि, एक देवनागरी लिपि। तो इसको ध्यान रखिए। तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, देवनागरी लिपि कहाँ से निकली? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी से दक्षिण भारत की जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाओं की लिपियां हैं वह भी ब्राह्मी से निकली हैं, और हिंदी भी। ठीक है, तो अपनी देवनागरी जो लिपि है वह भी यह इन सब से जुड़ी हुई है। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यह प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो कौन थे? तो आपको पता होगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन था? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए यह क्या है? यह सांगठनिक प्रयास है ना। बहुत सारे प्रयास व्यक्तिगत लेवल पे किए गए, जैसे महात्मा गांधी या फिर सावरकर बंधु, तिलक ना, इन सब के द्वारा किया गया, लेकिन यह सांगठनिक प्रयास था 21 जुलाई। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। देखिए सांगठनिक प्रयास की बात की जाए तो कितने सांगठनिक प्रयास हुए हैं? पहला सांगठनिक प्रयास कब हुआ था? पहला बताइए। 1935 में पहला सांगठनिक प्रयास हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा पहला प्रयास हुआ था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष थे गांधी ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गांधी। अध्यक्ष थे गांधी। ठीक है, और इस कार्यक्रम का संयोजक कौन था? काका कालेलकर। काका कालेलकर। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या सुधार हुए थे? पहला जो सांगठनिक प्रयास था, इसमें क्या हुआ? सावरकर बंधुओं द्वारा जो सुझाई गई युक्ति थी, आपको पता होगा, यदि नहीं देखा तो आप वीडियो में जाके देखिए ना। सावरकर बंधुओं ने कुछ युक्तियां सुझाई थी जिनको कि ध्यान में रख के
सुधार करना था। तो उन्होंने युक्ति क्या दी थी, जैसे अ है ना, अ को स्वर मान लिया जाए, फिर आ और फिर ई कैसे लिखा जाए, ई की मात्रा को ऐसे लिखा जाए, ठीक है, ई बड़ा ई को ऐसे लिखा जाए। तो इन्होंने सारी ऐसा बताया था कि 12 खड़ी को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। यह इसको गांधी जी ने क्या किया, इसमें स्वीकार करने की बात कही। और यही सब हुआ था। ध और भ की गुजराती भुंडी लगाई जाए ना, ध और भ में। यह मतलब 1935 के यहाँ पे निर्णय लिया गया था। और क्या लिया गया था कि जो सिरोरेखा है, सिरोरेखा मतलब जैसे जैसे ये हो गया चंद्रशेखर, ठीक है, तो ये सिरोरेखा है, इसको क्या बोलते हैं, सिरोरेखा। तो उन्होंने इस वाली समिति में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था, इसमें कहा गया कि लिखने में तो सिरोरेखा नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइप करने में, जैसे ये वाला टाइपिंग है तो इसमें सिरोरेखा होनी चाहिए, लेकिन लिखने में सिरोरेखा का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया। और क्या कहा गया कि जैसे मात्रा को सीधे उसके बाद या फिर पहले न लगा के, जैसे रानी लिखना है तो रानी कैसे लिखा जाए, र फिर आ और न और फिर ई, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। इन सब को अलग अलग लिखा जाए और इसको रानी पढ़ा जाए। तो ऐसे मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे किया जाए। संगीत कैसे लिखा जाए, संगीत, तो संगीत पे स, फिर एक बिंदी, फिर ग, फिर ई, फिर मतलब ई का मात्रा लगाना चाहिए ना, और फिर त, ऐसे लिख के तब संगीत लिखा जाना चाहिए। यह सब जो था यहाँ से सम्मेलन आया था। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो मतलब सांगठनिक प्रयास था वह कौन सा था, तो उसको देखते हैं। दूसरा सांगठनिक प्रयास किया गया, दूसरा सांगठनिक प्रयास को बोलते हैं काशी नागरी प्रचारणी। यह कब हुआ था, यह हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में ना, नागरी प्रचारणी सभा। तो इसको देखते हैं, 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा का क्या हुआ, गठन हुआ ना। और इसमें इस नागरी सुधार उप समिति का निर्माण किया गया ना। काशी नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसने एक उप सभा बनाई इसी नाम से, और इसने क्या किया, जो गोरखनाथ और श्रीनिवास के सुझाव थे उनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो यह इसका बस इतना काम था। उसके बाद सांगठनिक प्रयास कौन सा हुआ था, उसके बाद 1947 में 2 साल बाद ही ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया, उत्तर प्रदेश आचार्य नरेंद्र देव, देखिए अब क्वेश्चन, आचार्य नरेंद्र, एक मिनट ये पेन थोड़ा सा, आचार्य नरेंद्र देव, इनके द्वारा जो हैं, इनका ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इनका ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, और इस समिति ने बहुत सही सुझाव दिए थे। जैसे सुझाव क्या था कि जो 12 खड़ी अ की जो 12 खड़ी बनाई थी सावरकर बंधुओं ने, उसका विचार सही नहीं है, तो इसको खारिज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, मात्राएं यथा स्थान, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं बनी रहें, जैसे कि लिखा जाता है, जैसे रानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सीधे सीधे लिखा जाएगा। तो यह भी सुझाव, पहला सुझाव क्या था, अ की 12 खड़ी, यह क्या मान लिया गया, यह अस्वीकार कर दिया गया। और जो मात्रा दाएं बाएं ऊपर नीचे है, इसको स्वीकार कर लिया गया था, मतलब वो पुरानी वाली चीज़ें हटा दी गई थी, उसको मानने से इनकार कर दिया गया था। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर अंग, इया, ड़ और न और म, यह पंचमाक्षर है। इसके स्थान पे क्या प्रयोग करना, अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था उत्तर प्रदेश की जो यह समिति बनी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें,
इसमें था व्यंजन के प्रयोग को व्यंजन संयोग में व्यंजनों के नीचे की ओर जोड़ा जाए। ठीक है, जो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं उसको कहाँ जोड़ा जाए, नीचे की ओर जोड़ा जाए। आपको दिखाऊं मैं, जैसे दिनांक देखिए कैसे लिखा जाता है आजकल दिनांक लिखा जाता है ये ऐसे ना, लेकिन कुछ समय पहले ऐसे लिखा जाता था, दी ना क के अंदर अंग नीचे अंग, ठीक है, दिनांक ना, तो ऐसे लिखा जाता था। तो यही कहा कि ऊपर नीचे लगाने की वह शुरुआत हटा दिया जाए और इसको क्या जोड़ा, व्यंजन संयोग का स्थिति से व्यंजन की पाई को हटा दिया जाए या हलंत का प्रयोग किया जाए। मतलब यह कि इसके नीचे ऐसे प्रयोग न किया जाए, हलंत लगाया जाए। जैसे देखिए कोई शब्द देखिए, जैसे चंद्रशेखर ही लिखना है, चन न आता है, ठीक है, तो न द इसमें भी र, चंद्र हो गया, ठीक है, उसके बाद शेखर। तो जो भी मात्रा मतलब जो भी आधा शब्द को यूज़ करना है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको हलंत लगा के आधा किया जाना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की समिति में यह कहा गया था। ठीक है, पंचमाक्षर ये हो गया। शिरोरेखा लगाई जाए यह भी कहा गया। निम्नलिखित संकेतों को जो पुराने देखिए आप पहले झ कैसे लिखा जाता था, ऐसे करके कुछ ऐसे होता था झ, ठीक है, ऐसे कुछ करके झ होता था जिसको कि ऐसे बना दिया गया ना, इन सब को देखा गया था। उसके बाद कौन सा प्रयास शुरू हुआ, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है प्रयास 1953 में। 1953 में एक प्रयाग होता है, शिक्षा मंत्री जो उत्तर जैसे जितने भी प्रदेश थे उनके शिक्षा मंत्रियों द्वारा मंत्रियों का सम्मेलन होता है ना, शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होता है, जिसमें यह समिति, इसमें जितने भी थे, इसमें क्या निर्णय लिया गया, इसमें सारे जो शिक्षा मंत्री थे उनकी जो समिति बनी थी, उन्होंने शिक्षा मंत्रियों की समिति ने क्या निर्णय लिया कि क्या क्या किया जाएगा, ई की मात्रा छोटी करके दाहिनी ओर लिखी जाएगी और जो ख ऐसे लिखा जाता था उसको ऐसे लिखा जाएगा ना। तो यह सब सुझाव रखे गए थे। उसके बाद क्या आया था 1955 में, एक 1955 में एक और सांगठनिक प्रयास किया गया था जिसको भारत सरकार का सुझाव कहते हैं। भारत सरकार का सुझाव, भारत सरकार ना कि शिक्षा, ये जो शिक्षा मंत्रालय 1953 में बैठा था, 1955 में जो शिक्षा मंत्रालय ने मांग की थी उसको भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 1966 में इन सब सुझावों को मानते हुए 1966 में भारत सरकार ने क्या किया, मानक देवनागरी वर्णमाला, मानक देवनागरी वर्णमाला को क्या किया, प्रकाशित किया। और बाद में फिर इसका पुनः जो था हिंदी वर्तनी मानकीकरण का प्रकाशन हुआ कब, 1967 में। कब हुआ, तो यह था हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। हाँ, यह हो गया, यह पूरा सांगठनिक प्रयास था और इसके बाद यहाँ मानकीकरण हो गया। इसके बाद जो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यह है। ठीक है, तो आपको संभवतः इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूरे के पूरे सांगठनिक प्रयास को देखा। 1945, फिर 1947, फिर 1953, उसके बाद 1955, फिर 1966 में जब केंद्र जो सरकार थी उसने मानक देवनागरी वर्णमाला बनाई, 1967 में हिंदी वर्तनी मानकीकरण कर दिया गया। यह सब जो सांगठनिक प्रयास हुए थे उसके फलस्वरूप आज जो देवनागरी लिपि देखिए आप देख रहे हैं उसका विकास हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह एकमात्र है देवनागरी लिपि। तो ये किसने कहा था, तो आइजक
पिटमैन ने कहा था, ये आपको पता ही है ना। तो आइजैक पिटमैन ने कहा था। और भी कुछ सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे नागरी लिपि से बढ़कर कोई वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई। किसने कहा था? विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे ने क्या कहा था? नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाया ही नहीं। देवनागरी दुनिया का सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसने कहा था? वही घुमक्कड़, दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने क्या कहा? देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, और ये तो वही रिवाइज क्वेश्चन। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए, यह सूची, इसका सूची का मिलान कीजिए आप, ठीक है। तब तक मैं आप करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में आपको केवल 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप को इसको क्या करना होगा। तो आपने अंदाज़ा लगाया कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, अब प्राचर पैसाची जो थी वह किससे रिलेटेड है? मैंने क्या बताया था? वह लहंदा से, ठीक है। पर इससे कुछ वीडियो पहले आप देखेंगे, जो भाषा का इतिहास चल रहा है उसमें आपको यह दिखाई देगा। तो प्राचर पैसाची से लहंदा निकली है, और देखिए एक चीज़ मिल गया, और दूसरा एक चीज़ सीधे सीधे देखिए महाराठी से मराठी, दो चीज़ें मिल गई। इससे आंसर किया जा सकता है। ए का 4, देखिए ए का 4 यहाँ है, तो एक से ही हमारा आंसर मिल गया था, लेकिन हमें सबके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा है सौर सैनी। सौर सैनी देखिए, क्या अब इसी से पता चल गया कि बी का 3 है, पहाड़ी सौर सैनी से निकला है, मागधी से बंगाली। तो ये हो गया, इसका आंसर पहला सही हो गया ना। तो देखिए, जो प्राचर पैसाची है, प्राचर पैसाची पश्चिमोत्तरी को बोलते हैं। प्राचर पैसाची का मतलब ब्राचर पैचासी, इसका क्या मतलब है? ब्राचर पैसाची जो है यह कहाँ, यह पश्चिमोत्तर में बोली जाती है। कहाँ? पश्चिमोत्तर की यह भाषा है। अपभ्रंश, सिंधी, लहंदा और पंजाबी इसकी आधुनिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अपभ्रंश, सिंधी और लहंदा, पंजाबी, ठीक है, इससे निकली हुई है। सौर सैनी का अपभ्रंश पता ही है, सौर सैनी से कौन से निकली है? इसका पश्चिमी अपभ्रंश है सौर सैनी ना, इससे खड़ी बोली वगैरह का विकास हुआ है। और हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आधुनिक भाषाएं इसी से निकली है। मागधी क्या है? इसका पूर्वी अपभ्रंश, इससे बिहारी, बांग्ला, मागधी से कौन कौन से? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, यह सब भाषा निकली हैं। और मराठी अपभ्रंश से, ठीक है, कौन से? महाराष्ट्रीय भाषा जो है वह निकली हुई है। अर्धमागधी से पता है कौन कौन सी भाषा निकली हुई है? भोजपुरिया, ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं। अर्धमागधी से असल में अवधी, ठीक है। अर्धमागधी मध्य पूर्वी की भाषा है, आधुनिक भाषा है। और इसका वर्गीकरण किसने किया था? इस आधार पे जो भाषा का वर्गीकरण किसने किया था, यह भी बता दीजिए। तो भोलानाथ तिवारी ने किया था, ठीक है। भोलानाथ तिवारी, यह उत्तर प्रदेश से हैं, और यह बहुत बड़े भाषा विद्वान थे। और इन्होंने क्या क्या किया था? बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। और याद रखिएगा, तो यह हमारा इतना है, ठीक है। और इसी के साथ यह भी बता दीजिए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉक्टर F.R. हार्नले ने किया था 1880 में, ठीक है। 1880 में उन्होंने क्या किया था? भाषा का वर्गीकरण किया था, और 4 वर्गों में विभाजित किया था। पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और उत्तरी गौड़ियन। तो यह इतने, और दक्षिणी गौड़ियन, इतना मतलब विभाजन किया था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आपके पास यह क्वेश्चन है, और बताइए देवनागरी में अ की 12 खड़ियाँ जो थी, उसमें 12 खड़ी जो है अ की, उसके स्थान पर प्रयुक्त करने के लिए, मतलब
क्या है, देवनागरी में अ की 12 खड़ी स्वरी ध्वनियों के प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, तो 30 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से आप क्या करें, अपने जवाब को तैयार रखें और बताएं। तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी और काका कालेलकर। ठीक है, ये दोनों आए हुए हैं। काका कालेलकर को आप मारेंगे क्योंकि सुझाव इन्होंने दिया था। यह कौन सी, उसी समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, उसके संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे। और उन्होंने सावरकर बंधुओं द्वारा सुझाई गई अ की 12 खड़ी को स्वीकार मतलब करने का सुझाव दिया था। गांधी जी ने तो प्रयोग किया था किसमें, हरिजन में। किसमें प्रयोग किया था, हरिजन, अपने हरिजन में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। हरिजन जो मैगजीन आती थी। और काका कालेलकर ने जब समिति बनी 1935 वाली, ठीक है, तो उसमें इन्होंने इस प्रस्ताव को सुझाव दिया था रखने के लिए, क्योंकि यह संयोजक थे, गांधी जी को एक अध्यक्ष थे। ठीक है, तो गांधी जी भी हैं। मान लीजिए कि इसमें से गांधी जी केवल रहें तो हम गांधी जी पे जाएंगे क्योंकि वही थे। और यदि सुझाव समिति के आधार पर, यदि मान लीजिए इसमें सावरकर बंधु या ये कोई न रहे, सावरकर बंधु रहे, तो हम किसको मारेंगे, सावरकर बंधु को मारेंगे क्योंकि उन्होंने ही इसको दिया था। तो कौन कौन से बहुत सारे सुझाव थे। श्याम सुंदर दास ने कौन सा सुझाव दिया था, पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार पर प्रयोग करने का सुझाव दिया था। किसने, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, पंचमाक्षर के स्थान पे क्या, पंचमाक्षर के अनुसार पे अनुस्वार प्रयोग करने का उन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, और कौन कौन से सुझाव आए थे बताइए, बताइए। तो आप सोच ही रहे होंगे ना। तो देखिएगा, एक हरदेव जी हैं, हरदेव नहीं, एक जो गोरखनाथ हैं, उन्होंने भी इसमें सुझाव दिया था। तो आप वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हिंदी की ऊंच नीची क्या होनी चाहिए, हिंदी ऊंच नीच शिक्षा का, हिंदी ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, किसका विचार है, तो बताइए किसका विचार है आप। तो किसका, तो बताइए। तो यह भीमराव का है, आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव का सुझाव था कि हिंदी को क्या होना चाहिए, ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यह भीमराव अंबेडकर का विचार था। यह बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने पीएचडी, कई पीएचडी कर रखी थी। ठीक है, और बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई रिसर्च पेपर इनके छपे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे ना। और इन्होंने, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो उसमें सुझाव इनसे मांगे ही जाते थे। तो जब हिंदी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि हिंदी में ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम जब बनेगा तब जाके यह क्या होगा, हिंदी का कल्याण होगा। लेकिन आप देखिए आज क्या हो रहा है, आज हो क्या रहा है, इंग्लिश हर एक एजुकेशन में आप देखिए आगे जा रही है। ऊंची से ऊंची शिक्षा किस में प्राप्त हो रही है, इंग्लिश में प्राप्त हो रही है। तो अपने आप जो छोटे मोटे क्लासेस हैं, नर्सरीज़ वगैरह हैं, वहाँ से बच्चा अंग्रेजी सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, तो जब तक उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो जाता है, बड़े वैज्ञानिक जो शोध हैं या फिर जो भी की जा रही हैं, यदि वह हिंदी में नहीं हो रहे हैं तो भाषा का विकास वैसे नहीं हो सकता है जैसे कि सोचा जा रहा है। तो यह प्रश्न भी बहुत विचारणीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो आपने देखा क्वेश्चन, तो बताइए। तो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं। हिंदी की ये उपभाषाएं हैं, हिंदी की 8 उपभाषाएं हैं, आपको याद होना चाहिए। राजस्थानी की बोली कौन सी है, तो देखिए पता ही चल रहा है, मारवाड़ी ना, राजस्थानी, मारवाड़ी, बिहारी, देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है। मैथिली,
पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको पता ही है, मतलब भारत का देखिए पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी कौन सी है? बुंदेली हिंदी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी बघेली। तो यह है, तो कौन सा इसमें आंसर बन रहा है? एक का सेकेंड, ठीक है, एक ही में है, तो यह देखिए सीधा सीधा आंसर बन जा रहा है ना। तो याद रखा आपने। राजस्थानी की और बताइए कौन कौन सी बोलियां हैं? तो राजस्थानी की कौन कौन सी बोली है? बोलियां, उपभाषा राजस्थानी है, बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मावती। और पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी। और कौन सा है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हम लोग के यहाँ पूर्वी हिंदी बोली जाती है मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में। बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी, पहाड़ी की कौन सी बोलियां हैं? तो वह बोली है मैथिली, पश्चिमी पहाड़ी, नेपाली जिसको कहा जाता है, और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी या गढ़वाली, ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, समृद्ध स्वर है, देखिए स्वर आ गया यहाँ पे, और इसके माध्यम से भी हम बहुत सारा कंसेप्ट देखेंगे। तो बताइए कौन सा सही है? समृद्ध का क्या मतलब होता है? इसको सोचेंगे आप तो तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बताइए समृद्ध क्या है? जो बोलिए, पहले आप बोलिए ना, आ बोला, ओ बोला, ए बोला, तो इसमें समृद्ध कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार लगभग गोला हो जाए और बंद सा हो जाए तो उसको समृद्ध बोलते हैं। तो ऊ, देखिए ऊ ना, तो बंद सा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? समृद्ध, समृद्ध स्वर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर। जैसे देखिए ई ही लगभग ई एकदम बंद दांत हो गया, बड़ा ई, ऊ, तो यह मुंह पूरा बंद होने लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण, और दूसरा क्या होता है बताइए? दूसरा विवृत स्वर होते हैं। विवृत कौन सा होता है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार द्वारा पूरा खुल जाए वो विवृत कहे जाते हैं। जैसे आ, तो यह क्या हो गया? यह हो गया विवृत, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? समृद्ध, समृद्ध दिया ही है। अब अर्धविवृत, जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो अर्धविवृत कहे जाते हैं। तो अर्धविवृत में कौन कैसे आता है? अर्धविवृत। अर्धविवृत में कौन कौन से आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे अ आधा खुल रहा है ना, और ए, औ, आ, तो ये सब आधा मुंह खुल रहा है तो अर्धविवृत हो गया, ठीक है। और अर्ध समृद्ध कौन से होते हैं? ये दोनों अर्ध समृद्ध होते हैं, ठीक है। अर्ध समृद्ध का क्या मतलब होता है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार द्वारा आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, वो अर्ध समृद्ध। ए, ओ, ठीक है। अ, ए, औ, इसमें देखिए क्या होता है? आ, इसमें अर्धविवृत है। अर्धविवृत का मतलब क्या होता है? जिसमें आधा मुख द्वार खुलता है, और इसमें अर्ध संवृत्त में आधा मुख द्वार बंद रहता है, ए और ओ होते हैं। तो यह अर्ध संवृत्त हैं, और अ, ए, औ, अंग अर्ध विवृत हैं, और आ क्या है? विवृत है, और ऊ क्या है? समृद्ध है। ऊ, ये छोटा ऊ भी समृद्ध है। तो यह आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया? इसका उच्चारण मतलब कर लिया, इसका मतलब पूरा रिवीजन कर लिया। अब देखिए जो स्वर होते हैं दीर्घ, आप पता ही है कौन कौन से? ह्रस्व और, बताइए कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व और, नहीं पता? ठीक है, जाके पुराना वीडियो मेरा देखिए, ठीक है। इसलिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। और
ह्रस्व दीर्घ दो प्रकार के क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, आ, ना अ, ई, उ, यह सब क्या हैं, यह सब ह्रस्व हैं। दीर्घ क्या होते हैं, दीर्घ पता ही है आपको क्या होते हैं, आ, ई, उ, तो यह सब क्या हैं, ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं, दीर्घ हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, व्यंजन वगैरह सब देखिएगा। आगे आगे चलते हैं। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है, पहले इसको पढ़िए और फिर बताइए। तो देखिए, राजभाषा का प्रावधान संविधान के 343 से 351 में है। यह क्या है, एकदम सही है ना। और दूसरा क्या सही है, 92 संविधान अधिनियम द्वारा बोडो, संथाली और इनको जोड़ा गया, तो यह क्या सही है, तो यह सही नहीं है। इनमें कौन कौन सी भाषाओं को जगह दिया गया था, बताइए आप। और तीसरी यह क्या है, अनुच्छेद 310 के अनुसार, अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों, राज्यों, विधानमंडलों द्वारा कार्य राज्य भाषा या हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, तो यह क्या है, सही है ना, 210। और संसद में 120, संसद के लिए 120 बना है और राज्यों के लिए 210। संसद 120 आर्टिकल में क्या कहा गया है ना, अनुच्छेद 120 में कहा गया है संसद की भाषा जो होगी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, या जिसकी जो 22 सूचियों में वर्णित जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित किसी भी भाषा में वह बात रख सकता है, या फिर अपनी मातृभाषा में यदि संसद के पीठासीन अधिकारी जो हैं वो आज्ञा दें तो उसमें भी वो अपनी बात रख सकता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा ना। और 92 संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी थी वो, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी, मैथिली, कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो देखिए, डोगरी यहाँ जो ब्रज भाषा दे दिया है यही गड़बड़ हो गया, ये दोनों सही थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इन भाषाओं को जगह दिया गया था, लेकिन मैथिली की जगह पे क्या दे दिया है, ब्रज भाषा दे दिया है, तो ये गलत हो गया। चौथा, राजभाषा इसके अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का अंदर हिंदी में दिया जाएगा, तो यह भी गलत है ना। ठीक है, तो कौन सही हो गया, नहीं, एक मिनट। राजभाषा अधिनियम में केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा, तो यह देखिए, यह भी क्या है, सही है। तो 1, 3 और 4 सही हो गया, 2 की गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सही है, ये मैंने सोचा यहाँ इंग्लिश लिखा है। तो राजभाषा केंद्रीय कार्यालयों से प्रेषित हिंदी पत्रों का मतलब केंद्रीय कार्यालय से कोई भी हिंदी में पत्र भेजेगा तो उसका जवाब वह हिंदी में ही देगा। ये कौन सी बोली ओंकार बहुल है, तो बताइए ओंकार बहुल कौन सी भाषा होती है। ओंकार मतलब लास्ट में ओ करके ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो बताइए कौन है। अच्छा, ओंकार बहुल नहीं है, ओके। तो देखिए, यह खड़ी बोली होगी, खड़ी बोली ओंकार बहुत नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो नहीं को सबसे पहले टिक करना है, ऐसे तुरंत गोला बना लेना है नहीं पे, तब जाके वह सही से होगा। तो यह है खड़ी बोली। कौन सी ओंकार बहुल भाषा नहीं है, तो यह है खड़ी बोली, ठीक है। तो खड़ी बोली कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। और कौरवी, इसका क्या नाम है, एक कौरवी भाषा इसका नाम है, एक अन्य है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर वगैरह ये सब से यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसको समस्त हिंदी क्षेत्र में बोला जाता है और मानक हिंदी ही यही हो गई है। तो ओंकार बहुल कौन कौन सी भाषाएं हैं,
तो ब्रज भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों क्या है? ओंकार बहुल हैं ना। और आकार बहुत क्या है? आकार, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणी और दक्षिणी। तो खड़ी बोली वगैरह क्या है? आकार, आकार बहुल है, ओंकार बहुल, ब्रजभाषा, ये सब है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सरकार हिंदी प्राप्त प्रत्युत्तर केवल हिंदी भाषा में दिया गया, किस अधिनियम में कहा गया था? तो अभी देखिए, अभी आपके सामने यह क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है ना। स्पेसिफिक होने का मतलब यह और थोड़ा सा अंदर चला गया है ना। तो बताइए कौन सा है? तो यह उसमें भी मैंने नहीं बताया हुआ है, तो यह ध्यान रख लिए कि यह राजभाषा नियम 1976 के 5वें क्लॉज में दिया गया है ना। क्या दिया गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर नियम 3 और 4 के अधीन क्या कहे जाएंगे? उसका उत्तर किस में दिया जाएगा? हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय में आप कोई पत्र लिखते हैं तो याद रखिएगा, 1900 राजभाषा नियम के 1976 के क्लॉज 5 में इस बात का जिक्र है। कंप्यूटर देवनागरी के विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया गया है, किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए ना। कंप्यूटर युग में देवनागरी लिपि विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया जाता है। अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? तो अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है बताएं। तो देखिए, यह क्या है? लिगेसी फॉन्ट के रूप में जाना जाता है। आजकल क्या देवनागरी लिपि को लिगेसी फॉन्ट के रूप में जाना जाता है ना। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर पर यूनिकोड में देवनागरी अथवा हिंदी टंकण की 3 विधियां प्रचलित हैं। रोमिंगटन टंकण शैली, तो रोमेनिकन कैसे होती है? जैसे मैं लिखूँगा MAI, तो वहाँ छपेगा क्या? मैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया? रोमिंगटन टंकण शैली। TOK फोन्टिंग और फोनेटिक इंग्लिश, तो यह 3 जो हैं आज प्रचलित हैं। इसको लिगेसी फॉन्ट बोला जाता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है। तो अगला है, अवधि किस उपभाषा की बोली मानी जाती है? तो देखिए अभी भी आया हुआ है ना। अवधि किस है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का है। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? बताइए किस विद्वान ने दिया था? बताइए बताइए। इसका जिक्र आ चुका है वीडियो में, सुनीति कुमार चटर्जी ना। इन्होंने क्या कहा था कि भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो लिपि है वो कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश में होनी चाहिए। जैसे आज हम मैसेज लिखते हैं, मैं, ठीक है, आज से PQY भी करवाऊंगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। लाइक करें ना। तो यह सब जो चीज़ें हैं, ऐसे जो इन्होंने कहा था, भाषा हिंदी ही रहनी चाहिए लेकिन रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए। किसने कहा था? सुनीति कुमार चटर्जी ने, प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। और तो यह है। ठीक है, खैर बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, फिर कभी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।